हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज हम क्लास 10th की जो एसएसटी है उसका एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो उस एस्पेक्ट का हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स फ्रॉम डिज़ास्टर। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, तो कोशिश करूँगी इस वीडियो में मैं आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। New technology of radio communication is used during rescue and relief operation। कहा गया है कि एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है रेडियो कम्युनिकेशन में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के टाइम पे। जहाँ पे आपको ये फॉलोइंग फिगर दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू करे जाते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं। एक मल्टी बेस स्टेशन है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक कम्युनिटी की प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, कम्युनिटी कैसे प्रिपेयर होती है। तो कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे ये कम्युनिटी है। ठीक है, कैसे होगी? अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन कैंपेन से उनको अवेयर करना है, कैंपेन्स चलानी है, इन्फॉर्मेशन देनी है उनको प्रॉपरली, लोकल वॉलंटियर्स को ट्रेन करना है, प्रॉपर प्लानिंग और एडवोकेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है और वॉलंटियर्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क प्रोवाइड करने हैं। एडवोकेसी का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं, हिमायत प्रोवाइड करना। ठीक है, दैन उसके बाद डिज़ास्टर्स के टाइम पे किस तरह से कम्युनिटी जो है वो काम करती है। तो सबसे पहले शेल्टर्स प्रोवाइड करती है डिज़ास्टर्स के टाइम पे विक्टिम्स को, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है, इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करी जाएगी मीडिया को या प्रेस पीपल को वो प्रॉपरली करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, र्यूमर्स को चेक करते रहना है। र्यूमर्स मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो पास्ट डिज़ास्टर से रिलेटेड भी प्रोवाइड करनी है। वीकर सेक्शंस को हेल्प करना है, जैसे ओल्ड पीपल हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए। ये कम्युनिटी का काम है डिज़ास्टर के टाइम पे। एनजीओज़ का क्या रोल रहता है डिज़ास्टर के टाइम पे? तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे इफ़ेक्टिव काम जो उसका वो रहता है कि कम्युनिकेशन लिंक बना के रखे एजेंसीज़ के बीच में और अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के बीच में। स्टेज रोल, रोल क्या है? प्रबंध कैसे करती है, काम कैसे करती है, डिज़ास्टर से पहले कैसे काम कर रही है, प्लान कर रही है चीज़ों को, ट्रेन कर रही है वॉलंटियर्स को, अवेयर कर रही है लोगों को, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कौन? एनजीओज़। डिज़ास्टर के टाइम पे क्या काम करती है? तो डिज़ास्टर के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में हेल्प करती है। फूड, वाटर, मेडिसिन्स, दूसरी ज़रूरतमंद चीज़ें जो हैं वो विक्टिम तक पहुंचाएगी। इसी के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करना विक्टिम्स को एज, ताकि विक्टिम्स उसको एज अ शेल्टर यूज़ कर सके। सैनिटेशन और हाइजीन को प्रॉपरली इंश्योर करके रखना, मैनेज करना कि किसी भी तरह का और कोई भी तरह का डिज़ास्टर ना स्प्रेड हो या हिट हो किसी भी एरिया में। अवेयरनेस जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेके उसको स्प्रेड करा जाए और क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे ताकि डैमेज को कम से कम किया जा सके। ये सब चीज़ें जो हैं वो एनजीओ करेगी आफ्टर डिज़ास्टर। लोकल अथॉरिटीज़ का क्या काम है? लोकल अथॉरिटीज़ में आपके आ जाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़। ये सब जो हैं वो क्या करती हैं, काम करेंगी अपना डिज़ास्टर के टाइम पे। और उसी के साथ साथ सरपंच जो है वो विलेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का हेड रहेगा। विलेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का रोल क्या रहता है डिज़ास्टर के टाइम पे? सबसे पहले शेल्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करवाना किसका काम है? सरपंच का या विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का। रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करी जाए, उन लोगों को जो डिजास्टर के टाइम पे अफेक्ट हुए हैं। पीरियोडिकल मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करी जाए। मॉक ड्रिल्स का मतलब हो गया कि क्या करना, एक सिनेरियो क्रिएट करना जिसमें वॉलंटियर्स को प्रैक्टिसाइज करवाया जाएगा कि अगर कभी इन फ्यूचर डिज़ास्टर हो जाता है तो आपको किस तरह से जो है वो लोगों को हेल्प करना है। उसके बाद अपडेट करें लोकल कम्युनिटी को। कभी भी कोई घर बनाना है या जो भी घर बना रहे हैं उनको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्लान समझाया जाए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स कैसे बनाई जा सकती हैं, फायर प्रूफ कैसे रखना है, हीट प्रूफ पक्का हाउस कैसे बनाना है, ये सब काम जो है ये किसका आ जाएगा? लोकल अथॉरिटीज़ का। अब अथॉरिटीज़ का क्या रोल रहेगा?
मेन रोल है गवर्नमेंट का, वो ये सपोर्ट करना है फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से हाउस को डिज़ाइन करना है। रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी विक्टिम्स को डिज़ास्टर के टाइम पे। टेक्निकल एडवाइस दी जाएगी डिज़ास्टर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन के लिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी लोकल्स और वॉलंटियर्स को। इसके साथ साथ नेशनल, यूनियन टेरिटरी, लोकल लेवल्स पे डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन डिफरेंट तरह के डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस, रेवेन्यू, रिलीफ, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, होम गार्ड्स, वॉलंटियर ग्रुप्स और एनसीसी कैडेट्स ग्रुप्स जो हैं वो ये क्या करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे जब किसी भी जगह पे किसी भी तरह का डिज़ास्टर जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो है प्रिपेयर्डनेस, कि हमें हर टाइम तैयार रहना है किसी भी तरह के डिज़ास्टर को फेस करने के लिए। बेसिक रोल जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे देखो आपका एक सब टॉपिक था यहाँ पे, इंडिविजुअल का रोल। रोल ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं या इंडिविजुअल रोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो काम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो प्रिपेयर रहना है। बेसिक रोल जो है इंडिविजुअल का वो है अवेयरनेस, नॉलेज, फर्स्ट एड की, रेस्क्यू और एविक्यूशन की। एविक्यूशन में मतलब किस तरह से हम लोग जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों को वार्न करना इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसीज के साथ कांटेक्ट में रहना, चाहे वो इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस हो या लोकल रेड क्रॉस ऑफिस हो। डोर टू डोर कैंपेन्स चलाई जाएं, लोगों को अवेयर करा जाए, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करके लोगों को समझाया जा सके। हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो अवेयर रहे कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो है मतलब कैसे इसका यूज़ किया जाता है एक फायर डिज़ास्टर के टाइम पे। तो ये था आपका डिज़ास्टर से रिलेटेड। जब भी हम लोग किसी भी तरह के डिज़ास्टर में अगर फंस जाते हैं तो किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, कैसे स्टेट अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ हमें हेल्प करते हैं कि किसी भी तरह के अगर डिज़ास्टर में अगर हम फंस जाएँ तो वो हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब ये जो इसी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी एजुकेशन में ये जो आपका इल इफ़ेक्ट्स पॉलीथीन के हैं इसको भी डिस्कस करा गया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की लाइफ में। तो प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को ख़राब कर रहे हैं और इवन कि हमारे जो अर्थ के प्रीशियस रिसोर्सेज हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप लोग इससे रिटेलर्स और कंज्यूमर्स दोनों इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये चीप हैं, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, फंक्शनल है और अनहाइजीनिक है। और हम जितनी भी हाइजीनिक चीज़ें हमारी खाने की हैं या दूसरी चीज़ें उसको भी ये ख़राब करते हैं। 100 बिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो यूज़ करे जाते हैं। और ह्यूज इकोनॉमिक्स और पॉपुलेशन जैसे इंडिया, चाइना, यूरोप जो कंट्री के वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में जो है वो भी इनका यूज़ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो तब ज़्यादा बुरी बनती है जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना मटेरियल, ये प्लास्टिक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके क्या करती है, थ्रो करके आ जाती है। ठीक है, जैसे इंडिया का यहाँ बताया गया है। किस तरह से प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो प्लास्टिक बैग्स बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी वे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका यूसेज एक वेंडर की शॉप से, वेजिटेबल वेंडर मतलब सब्जी बेचने वाला दुकानदार जो है वहाँ से लेकर बुक सेलर तक, टॉय स्टोर तक और कपड़े बेचने तक के स्टोर तक जो है वो इसका यूज़ करते हुए लोग दिखेंगे। लेकिन हम लोग जो है वो बहुत ही अनअवेयर हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके कि किस तरह से पॉलीथीन का यूज़ कर कर हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ये और ज़्यादा क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा। इट लिटर द लैंडस्केप, लैंडस्केप को गंदा कर रहा है, कूड़ा पड़ रहा है ना यहाँ पे। बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो लैंडफिल्स में जाते हैं, ज़मीनों में जाते हैं, कूड़ा बनता है वहाँ पे, प्लास्टिक बैग्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे जो पानी का रास्ता है वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ पार्क, बीचेस, स्ट्रीट्स और हर एक जगह पे आपको यहाँ प्लास्टिक बैग्स देखने को मिलेंगे। इससे रेन वाटर पेरिकुलेशन जो है उसके में भी रिड्यूस देखने को मिलेगा। ठीक है,
और वाटर टेबल लेवल को भी ये कम कर रहा है। और अगर हम इसको जला देते हैं तो हाईली टॉक्सिक गैसेज जैसे फॉस्फोजीन, कार्बन मोनोक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके अलावा और भी डेडली डाइऑक्साइड्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स को और एक्वेटिक लाइफ को ये मारता है। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लास्टिक बैग्स को इंजेस्ट कर देते हैं मिस्टेकनली, ठीक है। कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक लिफाफे में, उसमें गंद पड़ा हुआ है, जानवर उसको खाएगा, खाने के साथ साथ वो शायद प्लास्टिक बैग भी इंजेस्ट कर ले, जिसकी वजह से खाना तो डाइजेस्ट हो जाएगा लेकिन प्लास्टिक बैग डाइजेस्ट नहीं होगा और उसकी जान भी जा सकती है। 1 लाख एनिमल जैसे कि कैटल, डॉग्स, डॉल्फिन्स, टर्टल, वेल्स, पेंगुइन्स जो हैं हर साल मारे जाते हैं। इंजेस्टेड प्लास्टिक बैग जो है वो इन जानवर के पेट में मरने के बाद तक रहते हैं। इवन कि एनिमल डिकम्पोज हो जाएगा फिर भी वो आपको देखने को वहीं मिलेगा और वो लैंडस्केप में ही रहेगा जहाँ पे कोई और जानवर जो है वो उसका विक्टिम बनेगा और उसको इंजेस्ट करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक बैग्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कभी भी डिस्पोज नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हैं। क्या आपको पता है इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो 400 साल लेती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिकॉज 400 साल तक तो कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहता, तो हमें क्या पता कि 400 साल लगते भी हैं उस चीज़ को डिकम्पोज होने में कि नहीं। सो हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना होगा। आने वाली फ्यूचर जनरेशन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को भी हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। हेल्थ हैजर्ड्स जो है इसकी वजह से देखने को मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है पॉलीथीन कैरी बैग्स का बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। हार्मफुल कंपोनेंट केमिकल्स का यूज़ होता है। कलरेंट्स, पिगमेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर्स, हैवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। कलर्स यूज़ किए जाते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कि नॉन फूड ग्रेड है। नॉन फूड ग्रेड यानी कि जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। और कंटेमिनेट फूड और एंड दूसरी फूड आइटम्स हम जब बैग्स में डालते हैं तो वो कलर उसके साथ कभी कभार लग जाता है, जिसको हम क्या कर जाते हैं, खा लेते हैं। तो केमिकल्स जो हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि कैंसर, ब्रेन टिश्यूज़ का डीजनरेट होना, हर्ट इनलार्जमेंट। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने से हमें देखने को मिलती हैं। हम जो है मेटल्स जो हैं वो डेली रेडी टू ईट फूड आइटम्स में खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कभी बाजार से सामान लेके आ रहे हैं, इन्हीं प्लास्टिक बैग्स में लेके आ रहे हैं और उसको हम क्या करते हैं, खा लेते हैं और इनडायरेक्टली हम लोग वो बीमारियों को भी साथ में ही खा रहे हैं। तो क्या क्या कलर्स जो है वो यूज़ करे जाते हैं डिफरेंट कलर के पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए? जैसे लेड का यूज़ किया जाता है ब्लैक पॉलीथीन बैग्स को बनाने के लिए, क्रोमियम का यूज़ किया जाता है रेड पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए, कॉपर का यूज़ किया जाता है ब्लू पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए, बैरियम का साल्ट यूज़ किया जाता है ग्रीन पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। पेट्रोलियम का भी यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बैग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। पेट्रोलियम जो कि नॉन रिन्यूएबल और एक एक्सपेंसिव रिसोर्स है हमारी डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए, और बहुत सारी फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग, लाइटनिंग और भी डिफरेंट प्रोडक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका पेट्रोल का यूज़ हम लोग प्लास्टिक बैग्स को बनाने के लिए भी करते हैं। क्या आपको पता है 60 टू 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है एक साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए? क्या आपको लगता नहीं है कि इतना प्रीशियस रिसोर्स जो है हम लोग वेस्ट कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स को बनाने के लिए, जो कि एक शाप है, कर्स है हमारे इन्वायरमेंट के लिए? तो अगर हम पॉलीथीन बैग्स ना यूज़ करें तो इसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए? व्हाई शुड वी बी डन टू अवॉइड पॉलीथीन बैग्स? पॉलीथीन बैग्स का यूज़ ना कर कर हम लोग क्या यूज़ करें? तो हम लोग टोट शॉपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग गुड्स को कैरी करने के लिए, वुडन मेड शॉपिंग बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ मेड पेपर बैग, क्लॉथ बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स को आप जलाएं मत, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। इसी के साथ साथ मासिस को आप जो है मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें कि वो कम से कम यूज़ करें पॉलीथीन बैग्स का। क्या क्या स्टेप जेएंडके की गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि कम से कम यूज़ करा जाए? तो डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, फ्रेम करे गए हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो पॉलीथीन बैग का यूज़ है उसके ऊपर बैन लगाया जा सके। तो जेएंडके नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल एक्ट 2007 इसको इनेक्ट करा गया ताकि प्रोहिबिट करा जाए यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स के ऊपर, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का जो है उसको कम से कम यूज़ किया जाए यूटी में और
उससे रिलेटेड चीज़ों को। गवर्नमेंट वाइड SRO 411 डेटेड 3/12/7 इसने डायरेक्ट करा पावर्स दी कि जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, कम से कम यूज़ करेगी किसके, पॉलीथीन बैग्स का, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी इसका एहतियात बरतेगी। वाइड SRO 182 डेटेड 18/6/2008 जब J&K गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करेगी पॉलीथीन बैग्स के ऊपर बैन, जो भी इसका यूज़ कर रहा है विद इन द territorial limits of UT of J&K। गवर्नमेंट वाइड SRO 122 डेटेड 11/5/2009 इसने कुछ रूल्स फ्रेम करे जिसमें एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का नाम रखा गया J&K नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट हैंडलिंग एक्ट एंड डिस्पोजल रूल्स 2009। J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने हैंड्स ज्वाइन करे शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स के साथ, ताकि पॉलीथीन बैग्स का कम से कम यूज़ किया जा सके। पीरियडिकल मतलब वीकली मंथली जो है वो रेट्स डाली और चलान्स भी डाले दुकानदारों को जो भी इसका यूज़ कर रहे थे। तो होपफुली आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के जो है वो मैंने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया था शॉर्ट वीडियोस में, बट फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।